हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सो हियर वी आर और बीएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक जो कि है हमारा फेज इक्विलिब्रियम, उसको लेके मैं हाजिर हूं। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम के मैं सीधे पीवाईक्यूज का ही वीडियो बनाने को सोचा था, पर मुझे ये लगा कि ये जो थोड़ा हिस्सा इसे मुझे थोड़े और डिटेल में पढ़ा देना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग को इसको पहले डिटेल में पढ़ा दूंगा ताकि आप जो है पीवाईक्यूज जो है काफी अच्छे से और आसानी से कर पाओ। आओ चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फेज इक्विलिब्रियम के बारे में। तो जो हमारा चैप्टर है बच्चे, दैट इज फेज इक्विलिब्रियम। और फेज इक्विलिब्रियम में आपके दो वर्ड्स आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज फेज, पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड आ रहा है फेज, एंड द सेकंड वन इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब कहोगे दोबारा क्यों लिख दिया, तो दोबारा इसलिए लिखा कि आपको समझा अच्छे से। ठीक है, फेज क्या होता है इस पे हम 5 मिनट बाद आते हैं। फेज पे आने से पहले इक्विलिब्रियम जो है वो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चा, इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसा स्टेट होता है, मान लो मैंने कोई ऐसे रिएक्शन लिखा। ठीक है, रिएक्शन लिखा, ए से हमारा पी बन रहा है। ठीक है, अब बाबू हो क्या रहा होता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी अगर मैं इसका कंसंट्रेशन लिखूं टी बराबर, टी पे इसका कंसंट्रेशन अगर ए है और इसका कंसंट्रेशन अगर बी है, तो टी बराबर टी डैश पे भी इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो ए ही रहेगा और इसका भी कंसंट्रेशन बी रहेगा। टी बराबर टी डबल डैश पे भी इसका कंसंट्रेशन ए रहेगा और इसका कंसंट्रेशन बी रहेगा। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी क्या कहोगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय जैसे से बीतता है, पैसेज ऑफ टाइम समय जैसे से बीतता है, जो टेम्परेचर हो रहा होता है रिएक्टेंट का, जो टेम्परेचर होता है रिएक्टेंट का और जो टेम्परेचर होता है प्रोडक्ट का, वो चेंज नहीं होता। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि ना ही तो हमारा ए है वो पी में चेंज हो रहा हो, ना ही पी वो हमारा ए में चेंज हो रहा हो। तो ये मतलब है? तो बिल्कुल ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसका ये सेंस होता है कि ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रहा। पर अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, या फिर अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें, तो वहां पर ये रिएक्शन जो है वो चल रहा होता है। कि वो रिएक्शन क्या होता है, चल रहा होता है। यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पी में कन्वर्ट हो रहे होंगे और पी के मॉलिक्यूल्स ए में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक है, इसी बात को हम लोग बोलते हैं डायनामिक, इसी बात को हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी बात को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये सारी बातें तो आप लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा दी जाती है। ठीक है, पर केमिकल इक्विलिब्रियम तो अभी हम देख नहीं रहे हैं, पर फिर भी मेरा फर्ज था इक्विलिब्रियम आपको समझाना, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दिया है। होप करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर के मेन टॉपिक पे, दैट इज फेज, जो कि क्या बच्चे, फेज है। तो फेज है क्या, फेज है क्या, फेज जानने से पहले आप सभी लोग को सिस्टम के बारे में पता होगा। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के बारे में आप सबको पता होगा। तो व्हाट इज अ सिस्टम। अब सिस्टम सिस्टम वो पार्ट है यूनिवर्स का जिसपे हम ऑब्जर्वेशन को देख रहे हैं। ठीक है, सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ऑन विच वी आर लुकिंग द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन हम जिसमें देख रहे होंगे, जिसपे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे होंगे, वही हमारा सिस्टम होगा। तो अब ध्यान से देखो फेज क्या होता है। तो फेज के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। तो फेज के बारे में आपको 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहला होमोजीनस। ठीक है, सबसे पहला क्या है, होमोजीनस। द सेकेंड पार्ट इज फिजिकली डिस्टिंक्ट। क्या सेकेंड पार्ट इज फिजिकली इंडिस्टिंक्ट। द थर्ड पार्ट इज मैकेनिकली सेपरेबल। मैकेनिकली, देखा स्पेलिंग का लोचा तो हो जाता है, मैकेनिकली सेपरेबल, समझ गया बच्चा। एंड द फोर्थ वन इज दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी ये 4 बातों को आपको समझना है, तब आप फेज को समझ पाओगे। तब आप किसे समझ पाओगे, तब आप समझ पाओगे फेज को। तो फेज बेसिकली क्या होता है, फेज क्या होता है, फेज में जो आपके कंस्टिट्यूएंट है, यानी जो आपका सिस्टम है, जो सिस्टम कंस्टिट्यूएंट नहीं बोलिए, जो आपका सिस्टम है वो होमोजीनियस होना चाहिए, फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है, मैकेनिकली सेपरेबल होना चाहिए और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए दूसरे सिस्टम के साथ। तो उससे हम बोलेंगे फेज। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, उससे हम बोलेंगे फेज बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, फेज। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन आप लोग को लिखवा दूं, ये बात तो आप समझ गए। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन आप लोग को लिखवाऊं तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, फेज इज अ होमोजीनस
phase is a homogeneous, physically distinct and mechanically सेपरेबल। मैकेनिकली सेपरेबल का मतलब होगा सेंट्रीफ्यूगेशन से आप इसे सेपरेट कर लो। फिजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब होगा कि दोनों की एंटिटी को आप देख के बता पाओ कि हाँ ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। समझ गए? होमोजीनियस तो आप सब लोग जानते हैं, अगर ये नहीं जानते हैं तो फिर मैं क्या ही बताऊं आपको। ठीक है, तो भैया ये तीन चीजें, फेजेस है होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ अ सिस्टम। देखो बच्चा, पार्ट ऑफ अ सिस्टम and it is in dynamic equilibrium। ठीक है, dynamic equilibrium with the other part, ठीक है, दूसरे पार्ट के साथ होगा। समझ गया? ठीक है, पार्ट through the transition of substance। क्लियर हो गया बात? क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, चलिए बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो ही मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं, जो मुझे लगता है उस एग्जांपल्स को देखने के बाद आपको जो बड़ा मजा आ जाएगा इसको समझने में। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करता हूं। जैसे कि पहला मैं एग्जांपल लेता हूं मिक्सचर ऑफ गैसेस का। किसका लेता हूं? मिक्सचर ऑफ गैसेस का। और लेट्स से ये ए गैस है और साथ में बी गैस है। तो मिक्सचर ऑफ जो गैसेस होते हैं बच्चे, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, इनके फेज हमेशा क्या होते हैं? फेज हमेशा 1 होते हैं, क्योंकि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ये बच्चे आपके होमोजीनियस होते हैं, ये बच्चे आपके होमोजीनियस होते हैं। तो सिंस दे आर होमोजीनियस तो ये दोनों मिला के भी सिंगल फेज देने वाले, दोनों मिला के क्या देने वाले हैं बच्चे? सिंगल फेज देने वाले। लेकिन वहीं अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि वॉन्डर वॉल जो फोर्स हो, वॉन्डर वॉल्स फोर्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए से ज्यादा हो जाएगा बी का वॉन्डर वॉल फोर्स बच्चे, तो होगा क्या कि ये जो होगा ये इजिली लिक्विफिएबल हो जाएगा। इजिली हम इसको लिक्विफाई कर लेंगे, इजिली क्या कर लेंगे बच्चों? इजिली इसको लिक्विफाई कर लेंगे। अगर ये इजिली लिक्विफाई हो जाएगा, तो दूसरा तो अलग हो जाएगा ना फेज। तो बी तो ऐसा लगेगा कि एक लिक्विड और एक आपका गैस हो गया ना, अगर ये इजिली लिक्विफाई हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो फेज होगा वो 2 हो जाएगा। फेज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ गया? नहीं समझ पाए तो फेज को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे फेज इज सॉलिड, फेज इज लिक्विड, फेज इज गैस। तो 3 फेजेस है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों फेजेस है ना। इस तरीके तो इन्हीं को तुम क्या कहते हैं, बेसिस मान सकते हो फेजेस को समझने का। ठीक है, बाकी यहां पर मैं तुमको एक और एग्जांपल देके समझा चुका हूं। देखो बच्चा, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज है तो वो होमोजीनियस होगा, जैसे A + B है तो फेजेस कॉमन होगा। लेकिन अगर वॉन डेर वाल्स फोर्स A का ज्यादा हो जाए, B से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? A तुम्हारा जल्दी लिक्विफाई कर जाएगा, जल्दी लिक्विफाई करेगा तो लिक्विड में चेंज होगा, और एक तुम्हारा गैसेस फेज में। तो देख सकते हो ना, सेपरेट ऑफ सिस्टम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द अदर पार्ट थ्रू द ट्रांजिशन ऑफ सिस्टम। तो ट्रांजिशन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सिस्टम होमोजीनियस नहीं रह रहा है, हेट्रोजीनियस हो जा रहा है। यहाँ पे सिस्टम हेट्रोजीनियस हो जा रहा है, तो हेट्रोजीनियस होने से फेज की संख्या जो है बदल जा रही है। ये एग्जांपल समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट करो। आगे बढ़ते हैं और अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो जो दूसरा एग्जांपल बच्चे मैं आपको देना चाहता हूं, वो देना चाहता हूं आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन का। तो बच्चों, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है ये कैसा होता है? होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका हेट्रोजीनियस होता है। कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। और सिंस ये हेट्रोजीनियस है तो यहां पर अगर आपको नंबर ऑफ फेज निकालने हैं, तो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट के। यानी कितने सॉल्यूट और कितने सॉल्वेंट है उन दोनों को जोड़ दीजिए और आपके जो फेजेस हैं वो निकल के आ जाएंगे। क्लियर हो गया बात? क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है
तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, अब देखिए अगली बात यह है कि अगर आपका ट्रू सॉल्यूशन हो या फिर आपका एक्वस सॉल्यूशन हो, ट्रू सॉल्यूशन हो या आपका एक्वस सॉल्यूशन हो, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन, इनके जो फेज होते हैं वो हमेशा एक होते हैं, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चा, ये आपका होमोजीनस होता है। ये कैसा होता है आपका, होमोजीनस होता है। सिंस दे आर होमोजीनस, अगर वो होमोजीनस है दैट मींस उनके फेज क्या है, सिंगल फेज में है, एक फेज में है। क्लियर हो गई बात ये, क्लियर हो गई बात ये। चलिए अब देखो, दो अगर पोलर सब्सटेंस है, ठीक है, दो पोलर सब्सटेंस ले लो और दो नॉन पोलर सब्सटेंस अगर ले लो, ठीक है, यानी ये दोनों दो पोलर सब्सटेंस एक साथ है अलग से और दो नॉन पोलर सब्सटेंस भी एक साथ है अलग से, तो ये दोनों इस केस में इनके फेज आपके होंगे वन। फेज आपके कितने होंगे, वन होंगे। लेकिन यहीं पर अगर वन पोलर हो एंड वन नॉन पोलर हो, यानी दोनों की पोलैरिटी अलग हो, एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो, तो दोनों इमिसिबल हो जाएंगी ना, दोनों घुलेंगे नहीं, दोनों इमिसिबल हो जाएंगे। तो इस केस में जो फेज होंगे वो आपके दो होंगे। इस केस में आपके फेज कितने होंगे, दो होंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों पानी ले लो H2O और इसके साथ ले लो आप अल्कोहल ले लो C2H5OH ले लो। देखो बच्चा ये भी आपका पोलर है, ये भी आपका पोलर है, तो सिंस दोनों आपके पोलर हैं दैट मींस इनके जो फेज होंगे फेज आपके वन होंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देख लीजिए, अगला है CCl4 और उसके साथ आप ले लीजिए CCl4 के साथ हम ले लेते हैं डाईइथाइल ईथर। तो अगर CCl4 की बात कर लें तो भी आपका नॉन पोलर है, और वहीं अगर डाईइथाइल ईथर की बात कर लें तो भी आपका नॉन पोलर ही है। अब अगर ये दोनों के दोनों आपके नॉन पोलर है तो यह भी यहाँ पे आपका फेज क्या होगा, वन होगा। कोई दिक्कत? तो भी आपका फेज क्या होगा, वन होगा। क्लियर है? लेकिन वहीं पर अगर हम क्या करें, अगर हमने H2O ले लिया और साथ हमने CCl4 ले लिया, तो यहां पर देखिए ये आपका जो है ये आपका तो पोलर है, ये H2O तो आपका पोलर है, पर CCl4 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन पोलर। और अगर ये नॉन पोलर हो जाता है तो यहां पर आपके फेज की संख्या दो हो जाने वाली है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत है, स्टेट नहीं दिखाया गया है लिक्विड, क्योंकि अगर इनकी स्टेट अलग होती तो वैसे भी बच्चों अगर इनकी स्टेट्स, अगर इनके ये लिक्विड गैस या सॉलिड होते तो वैसे ही फेज बदल गया होता, वैसे ही फेज जो है बदल गया होता। पर यहाँ पे ध्यान से देखो दोनों लिक्विड में ही है, ये दोनों भी लिक्विड है, ये दोनों भी लिक्विड है, पर ये दोनों पोलर है, ये दोनों नॉन पोलर है, और ये दोनों इनमें सब ये पोलर ये नॉन पोलर है। तो इस तरीके से फेजेस चेंज हो रहा है। क्या फेज समझ में आ रही है? क्या फेज आप लोग को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। अगर फेज समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और अगला सवाल मैं तुम लोग को देता हूं और उसमें तुम लोग फेज निकाल के दिखाओगे कि कितने फेज होते हैं। तो ठीक है, अगला देख लो। अगला अगर मैं तुमको सवाल दे दूं, चलिए अगला सवाल ये है, अगला सवाल आप ये ले लो और ले लो। हाँ, इसमें फेज की संख्या कितनी होगी? चलो बताओ, इसमें फेज की संख्या कितनी होगी? पता चल गया? क्या आंसर तुमने दो लिखा है? अगर तुमने आंसर दो लिखा है तो तुम बिल्कुल सही हो। ध्यान रखना, गैस इन कांटेक्ट विथ लिक्विड, गैस इन कांटेक्ट विद लिक्विड, गैस जैसे लिक्विड के कांटेक्ट में होता है, गैस इन कांटेक्ट विद लिक्विड हैव डिस्टिंक्ट फेज, अलग अलग फेज होते हैं उनके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। और अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अगले सवाल के लिए भी तुम लोग तैयार हो? चलो अगला सवाल भी पेश करता हूं तुम लोग के सामने। चलो अब अगर मैं देखा जाए, लो प्लस ये यहां पर आपको फेज बताने, यहां पर आपको बताना है कि फेज जो है कितने होंगे।
बताइए। चलिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो फेस की संख्या होगी दैट इज 1। यहां फेस की संख्या होगी वो होगी आपकी 1, क्योंकि बच्चों आप लोग को एक बात का ध्यान देना है कि जैसे जैसे पोलैरिटी गैस की इंक्रीज करती है, एज द पोलैरिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन लिक्विड। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लिक्विड में इंक्रीज कर जाती है। इसीलिए इस केस में फेस की संख्या क्या होगी, 1 होगी। यानी अगर गैस आपका क्या है, पोलर है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड में, लिक्विड मतलब पानी में तो ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस बात है, ये सब पोलर कंपाउंड, ठीक है, पोलर है तो उसकी सॉल्युबिलिटी इसमें ज्यादा होगी, और इस केस में फेस की संख्या क्या होगी, 1 होने वाली। फेस की संख्या क्या होगी, 1 होगी। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। चलिए अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए, अगला एक और सवाल आपको मैं देता हूं, अगला सवाल एक और आपको देता हूं। यहां पे बताइए, HCl गैस है, H2O लिक्विड है, यहां पे फेस कितने होंगे, फेस का पता लगाओ। लग गया पता? तो जी हाँ, यहां पर भी जो फेज होंगे वो 1 ही होने वाले हैं, क्योंकि बाबू HCl को जैसे ही पानी दिखेगा, HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, इट्स अ गैस, गैसेस को पानी दिखेगा तुरंत ये अपनी एसिडिटी शो करने लगता है। बच्चों आप लोग को याद होगा, ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, तुरंत जो है यहां पर ये सॉल्युबल हो जाएगा इसके अंदर, और ये दोनों जो है डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे, मैकेनिकली सेपरेबल नहीं रहेंगे, ये होमोजीनियस हो जाएंगे। दैट इज वाई इनका फेज 1 है, इनका भी फेज 1 है, और इनका फेज 2 है। यानी ये आपका शानदार सवाल की कैटेगरी में आ जाता है। आपके किस सवाल के कैटेगरी में आ जाता है, शानदार सवाल के कैटेगरी में। ठीक है दोस्त, चलिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक और सवाल है, देखो मैं चाहता ना तो ये सब चीजें जो है तुमको ऐसे ही बता सकता था, पर मुझे लगता है शुरू के 3-4 एग्जाम्पल के बाद जो है तुमको ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे देने चाहिए, जिसको तुम प्रैक्टिस करके खुद से भी तो फेज निकालना सीखो। ठीक है, आओ चलो, तो अगर ये हो गया तो चलो भाई अगला क्वेश्चन भी रख देता हूं, परोस देता हूं तुम्हारे थाली में। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देख लो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हो सकता है। चल भाई अगला सवाल देख लीजिए, एक्वस शुगर, एक्वस शुगर प्लस एक्सेस शुगर, ठीक है, एक्वस शुगर प्लस एक्सेस शुगर का फेज बताना है। ये देखो सवाल, ये सवाल देखो, सवाल देखो, अच्छा सवाल है। एक्वस शुगर, AQUOUS, ठीक है, एक्वस शुगर और ये एक्सेस शुगर के मतलब फेज बताने कितने हैं। ध्यान से देखो, इस चीज को अगर मैं तुमको समझाऊं बच्चे, तो अगर ये हमारा मान लो कोई हम सिस्टम ले लेते हैं, इसके अंदर अगर ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, समझ गया, तो सैचुरेटेड है तो इसका फेज क्या होगा, सैचुरेटेड है तो ठीक है भैया, सैचुरेटेड है तो सैचुरेशन के पहले, पहले की बात करना, जस्ट पहले की बात, तो हमारा फेज तो 1 होता। लेकिन जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा तो उसके बाद जो एक्सेस ऑफ शुगर बना है वो तो डिसॉल्व होगा ही नहीं ना उसमें, वो तो अलग से पाया जाएगा ना, अलग से पाया जाएगा। देखो बाबू, तो ये तो दोनों डिस्टिंक्ट फेजेस हो गए, अलग अलग फेजेस हो गए, इसका मतलब यहाँ पे फेज की संख्या 2 हो जाएगी, यहाँ फेज की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, समझ गए। यानी बिफोर सैचुरेशन, यानी बिफोर सैचुरेशन, सैचुरेशन से पहले अगर देखोगे तो फेज तुम्हारा 1 होगा, लेकिन सैचुरेशन के बाद, सैचुरेशन के बाद क्या होगा, फेज तुम्हारा 2 हो जाएगा। फेज कितना हो जाएगा, 2, मतलब आफ्टर सैचुरेशन फेज 2 है, बिफोर सैचुरेशन फेज तुम्हारा 1 है। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है, हाँ चलो बढ़िया बात है। अच्छा चलो, अब देखो अगला, देखो अगला मैं दिखाता हूं तुम लोग को। चलो ये वाला एक और क्वेश्चन लिखो जरा, इसको देखो जरा, ये वाला होता है, ठीक है चलो। यहां पर फेजेस का पता लगाओ, यहां पर फेजेस का पता लगाओ, ठीक है। तो क्या लग रहा है, सॉलिड है तो सिर्फ सॉलिड देख करके मार्क करोगे, नहीं मार्क करोगे। देखो अब ये तीनों क्योंकि सॉलिड,
ठीक है। तो जब भी सॉलिड्स की बात है या सॉलिड सॉल्यूशन की बात है तो सॉलिड्स के केस में क्या करते हैं, डिपेंड करता है डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सॉलिड पे। टाइप्स ऑफ सॉलिड, कितने टाइप के सॉलिड है देखो, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 टाइप के सॉलिड है तो उसका फेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका फेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए? यानी इस केस में फेस किसके होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के, या फिर कहें नंबर ऑफ सॉलिड्स के, कितने अलग अलग तरीके से सॉलिड्स हैं उसके हिसाब से इसका फेस हो जाएगा। इसका फेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन ले लो, ये भी क्लियर हो गया। देखो भाई इतने क्वेश्चन करा दे रहा हूं, इतने क्वेश्चन के बाद तो कुछ फंसेगा ही नहीं, इतने क्वेश्चन के बाद तो कुछ फंसेगा ही नहीं, इतने सवाल करा दे रहा हूं। देखो और देख लो, चलो चलो अगर ले लो बाबू, अगर ले लो, ये ले लो बाबू, ये ले लो। ग्रेफाइट प्लस अगर डायमंड की बात कर लें तो यहां पर फेजेस कितने होंगे, यहां पर फेजेस कितने होंगे? तो कुछ लोग कहेंगे अरे बाबू ग्रेफाइट प्लस अगर डायमंड की बात करें तो कहोगे अरे बाबू दोनों तो कार्बन से ही बने हुए हैं तो एक ही फेज होंगे ना, तो एक ही फेज होंगे ना। पर ऐसा नहीं है बाबू, जब भी एलोट्रॉप की बात करते हैं, ये दोनों क्या आपके एलोट्रॉप्स हैं, तो जितने एलोट्रॉप्स उतने फेज, 2 एलोट्रॉप यानी कि 2 फेज, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स होंगे उतने फेज हो जाएंगे, ठीक है। यानी हर एक एलोट्रॉप का अपना अलग फेज होगा, समझ गया? डायमंड अलग फेज में है और ये सॉरी ग्रेफाइट अलग फेज में और डायमंड अलग फेज में, तो फेजेस की संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी। क्लियर हो गया? अगला देख लो, अगला तुम देख लो। हाँ और तुम ले लो, चलो इसके फेस का पता लगाओ। अरे यार इसके फेस का पता लगाओ, उसको मत देखना, उसको नहीं देखना, सीधे पता लगाओ इसके फेस का, सीधे इसके फेस का पता लगाओ। तो बाबू यहां पर कहा गया टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो बच्चे लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे 2, क्या कर देंगे 2, पर 2 हो जाएगा गलत। 2 क्या हो जाएगा, गलत। तो ये क्या 2 नहीं कर सकते हो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो ये दोनों तो आपके एलॉय बनाएंगे ना, ये तो आपका एलॉय बनाएगा ना। कौन सा एलॉय बनाएगा, ब्रास बनाएगा ना, और ब्रास तो आपका होमोजीनस होता है ना बेटे, होमोजीनियस होता है, दैट मींस फेज 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 आपका हो जाएगा भाई। क्लियर है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब और क्या पूछेगा? हाँ अब क्या फेज में कोई दिक्कत होगी आपको? मेरे ख्याल से अब आपको फेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फेज अच्छे से समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया फेज? चलिए फेज समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। तो एक और सवाल है कोई मेरे पास, और कोई सवाल है मेरे पास? चलिए इनफ है इतने सवाल, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। नोट कर लिया ना? एक और मैं आपको होमवर्क देके जाता हूं, मैं एक और आपको होमवर्क देके जाता हूं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको फेस पढ़ाया है, मैं अगले वीडियो में आपको कंपोनेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद और उसी वीडियो में कोशिश करूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको पढ़ा दूं, यानी फेस, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे फेज रूल पे, ठीक है। फिर उसका 1 फेज सिस्टम पढ़ेंगे, फिर 2 फेज सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। यूटेक्टिक पॉइंट, आइसोटेक्टिक पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट वगैरह सब कुछ पढ़ के खत्म करेंगे इस चैप्टर को। क्लियर हो गया? तो होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको एक दे देता हूं, ठीक है। बस आपको फेस का पता लगाना है मित्रों, बस आपको फेस का पता लगाना है, ठीक है। बस आपको फेस का पता लगाना है, ठीक है। सेशन अगर पसंद आ रहा हो भाई, सेशन पसंद आ रहा हो तो फटाक से इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है दोस्त, ठीक है। इस केस में आपको फेस का पता लगाना है, जो कि मुझे लगता है कि आप लगा लोगे। दूसरा सवाल मैं आपको दे देता हूं, और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जो है वो आप लोग जरूर से लिख देंगे, ताकि मुझे पता चले कितने लोग ने इसको किया है, कितने लोग ने बाबू इसको किया है, ठीक है। ये 3 सवाल आपके होमवर्क हैं, ये 3 सवाल आपके होमवर्क हैं। और बाबू इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको फेज में कहीं से कोई भी दिक्कत
आएगी, कहीं से कोई भी दिक्कत आएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ये 3 सवाल है, इसको फटाक से देख लीजिए। और इसी के साथ थैंक यू सो मच इस लेक्चर में अभी तक रहने के लिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और प्यारे से वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विथ अस।